जिंदगी एक भंवर है। मैं तुम दोनों का असली चेहरा देखना चाहती हूँ और तुम दोनों के ये चेहरे देखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया और अब मैं खुद सबको बताऊंगी कि तुम दोनों की असलियत क्या है। अगर आप सचमुच में ये जमानत चाहती हैं तो आप पहले 5 करोड़ दे दीजिए ना। ठीक है, तुम्हें पहले पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अपने पापा से फाइनल बात कर लो। 5 करोड़ कल तुम्हारे खाते में डलवा दिए गए। इसके साथ ऐसा क्या हुआ और इसे जल्दी से जल्दी होश में लाना जरूरी है। मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ ना पापा। भाभी आप जरा इसके लिए पानी लेकर आइए ना। देवर जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो वैसे ही थके हुए हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने रूम में ले जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। हाँ माँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। और वैसे भी एक बेहोश लड़की को हॉल में आप सोफे पर कैसे रखेंगे? अलका, तुम एक काम करो, तुम इसे अपने साथ कमरे में ले जाओ और इसे जल्द से जल्द होश में लाने की कोशिश करो। और ये जितनी जल्दी होश में आ जाए उतना ही अच्छा। काबिल, बस एक बार निधि से मेरी शादी हो जाए, फिर देख सारी ताकत, सारी पावर मेरे हाथ में होगी। सरकार हमारे इशारे पर काम करेगी, पूरी दखल हमारी होगी और जो हम चाहेंगे वही होगा। कहाँ रह गए थे आदित्य? अरे तुम तो निधि को ढूंढने गए थे ना, कहाँ है निधि? उसी का तो पता नहीं है प्रदीप जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? उसे हर हाल में ढूंढना है आदित्य, किसी भी तरह से उसे ढूंढो। अगर उसने अपनी जुबान खोल दी आदित्य तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं उसके पीछे गया था प्रदीप जी, वो गाड़ी से गई, मैं भी उसके पीछे गाड़ी से लगा हुआ, फिर उसकी गाड़ी पंचर हुई, उसके बाद वो गाड़ी से निकलकर भाग, उसके बाद पता नहीं कहां गायब हो गई। आदित्य, हमारी छोटी सी गलती हमें बर्बाद करके रख देगी। पैसा कमाना और आबाद होना ये हमारा सपना था और ये सपना टूट के रह जाएगा। उसने अगर किसी के सामने जुबान खोल दी तो क्या हो? हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। कभी कभी लोग इतना अपनापन दिखाते हैं और कभी कभी परायेपन की सारी हद तोड़ देते हैं। उनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पुलिस की छानबीन में जो बात सामने आ रही है उससे तो सीधा शक बलदेव सिंह के ऊपर ही जाता है। आपके पास रागिनी का फोन आना, फिर उसी बात के लिए किसी और लड़की के द्वारा आपको घर से निकलने के लिए मजबूर करना। आज राजवीर इतने गुस्से में थे ना माँ जी कि उन्होंने हमें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की। और माँ जी सबसे बड़ी बात, बलदेव जी के घर के सामने इस घटना को अंजाम देना। सारी बातें बलदेव जी की ओर ही इशारा कर रही हैं। राजनीति के कुरुक्षेत्र पर चक्रव्यूह की रचना जरूर करता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को मारने की साजिश ये मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूं, वापस लाना चाहता हूं। तो फिर क्या उस अधिकार से मैं तुम्हें वापस घर आने के लिए कह सकता हूं? आपने अपना समझकर हमसे राय मांगी है तो हम आपसे यही कहेंगे कि दो रास्तों पर चलना एक साथ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इंसान एक साथ दो रास्तों पर चलता है तो ना तो उसे मंजिल मिलती है और ना ही उसका सफर पूरा होता है। आज प्रदेश की जनता आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है। क्या मैं घर में रहकर जनसेवा नहीं कर सकती? क्या मैं उन वादों को पूरा नहीं कर सकती? मैडम, देखने में बिल्कुल आसान लगता है,
लेकिन ये आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है। आप एक अलग पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और बलदेव सिंह जी एक विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं और साथ ही आपके पति भी। तो सब आप पर यही शक करें कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि उनकी प्रतिनिधि होने के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि परिवार और राजनीति में फंसी रहने से कुछ नहीं होगा। ना आप परिवार के साथ न्याय कर पाएंगी, ना ही इस राजनीति के साथ और अपने पद के साथ। इस प्रदेश की जनता के साथ तो इंसाफ होगा ही नहीं। आखिर मैं करूं तो करूं क्या प्रदीप जी? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहां ढूंढूं उसे, कहां तलाश करूं? सारे रास्ते उसके पीछे गाड़ी दौड़ाता है, नजर लगाए रखा कि अब नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं। यहां से लेकर विधायक निवास तक सब जगह उसे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। अब आप ही बताइए प्रदीप, कहां ढूंढूं मैं उसे? कहीं भी ढूंढो आदित्य, कहीं भी, हर हाल में वो लड़की हमें मिलनी चाहिए। अगर वो मेघना जी के घर पहुंच गई तो तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारा क्या होगा। ठीक है प्रदीप जी, मैं जाकर देखता हूं। सुनो, अगर निधि उस घर के अंदर जा चुकी हो और उसने कुछ बता दिया हो तो तुम अंदर जाने की जरूरत भी मत करना। तुरंत बाहर निकल जाना और हमें फोन करके सब कुछ बताना। फिर देखते हैं कि इस मामले को कैसे संभालना है। अगर निधि ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया तो ये याद रखना आदित्य कि हमारा बर्बादी का वक्त शुरू हो जाएगा। जाओ। ठीक है प्रदीप जी। हे भगवान, क्या करूं? कल तक उस घर को छोड़कर आने के बाद इस मोह माया से आजाद थी। कम से कम ये सोचकर दिल को तसल्ली तो थी कि वो लोग मुझे याद नहीं करते, वो लोग मुझे भूल चुके हैं। यही सोचकर मैं घर की मोह माया से अलग जन सेवा के कामों में लग गई थी। लेकिन आज इस बात को भुलाना मेरे लिए कितनी मुश्किल की बात है, जब मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बहू मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं और राजनीति मेरे रास्ते की रुकावट बनी हुई है। और मेरी मजबूरी ये है कि मैं राजनीति छोड़ नहीं सकती। राजनीति तो छोड़ दूँ, लेकिन उन लोगों का विश्वास कैसे तोड़ दूँ जिन लोगों के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है। जब से मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ, प्रदेश की तरक्की का, गरीबों की भलाई का, लोगों के कल्याण का, लड़कियों की शिक्षा का जो विश्वास पैदा हुआ है, वो सारी योजनाएं जो मैं लेकर आई थी, जिसमें न जाने कितनी योजनाएं अभी तक अधूरी हैं, जिन्हें अभी सामने लाना है, उन सारी बातों को कैसे भूल जाऊं? एक तरफ राजनीति है, जनता का विश्वास है, और दूसरी तरफ मेरा अपना परिवार जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, जिनका अपनापन मुझे घर वापस बुला रहा है, और मैं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही हूं। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाऊं। क्यों लग रही है मुझे? नर्स, नर्स, नर्स। जी मैडम, आपने बुलाया? तो बहुत ठंड लग रही है, कैसी बंद करो? मैडम, आप तो कल डिस्चार्ज होने वाली थी, ये अचानक से क्या हो गया? हाँ, मैंने डॉक्टर से खुद ही बात किया था, कल मेरे बेटे की शादी है। बहुत ठंड लग रही है। मैं देखती हूँ। आपको तो फीवर है, एक मिनट।
को तो 102 फीवर है। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। एक कंबल देना मुझे। यहाँ क्यों बैठे हो राजवीर? पापा का इंतजार कर रहा हूँ। अब उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना, क्या आगे क्या होगा? पापा जी से बात करके कोई फायदा नहीं होगा राजवीर। अब हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। तुम्हें याद है रागी, हमने क्या कुछ नहीं किया माँ को घर लाने के लिए, और नतीजा क्या हुआ? मैंने अपने आप को माँ की नजरों में गिरा लिया। उनसे ना जाने कितने फोन करवाए। माँ जी, अब क्या बताएं हम आपको? अब तो हम इस घर में रह ही नहीं सकते। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमने राजवीर से भी कहा है और आपसे भी कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। आज राजवीर इतने गुस्से में थे ना माँ जी कि उन्होंने हमें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की और कह रहे थे कि वो हमें इस घर में नहीं रहने देंगे। हमें याद है राजवीर, बहुत अच्छी तरह से याद है। तुम्हारे कहने पर कि माँ जी इस घर में वापस आ जाएंगी, हमने वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमने उनसे झूठ तक बोला, हमें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि शायद माँ जी वापस आ जाए और फिर से हालात सुधर जाए। और क्या हुआ ये सब कर? माँ को वापस लाने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? माँ तब भी वापस नहीं आई। तुम्हारे तो आंसुओं का भी असर नहीं हुआ। उसका असर ये हुआ कि हम सबकी नजर में आ गए। तो अच्छा हुआ कि माँ जी बच गई, वरना पुलिस ने तो हमारे लिए भी छानबीन करना शुरू कर दी थी। पर उन्हें यह सच पता चल जाता कि हम लोगों ने यह सब कुछ नाटक किया था, पता नहीं क्या होता, कितनी बदनामी होती राजवीर। बदनामी की बात तो जाने दो। आज तो ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम माँ को घर लाने में नाकाम रहे। हमने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा है कि माँ जी को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन हमें ये बात अब भूल जानी चाहिए कि माँ जी इस घर में वापस लौट कर आएंगी। कैसे भूल जाना चाहिए रागिनी? माँ को वापस लाने के लिए जिस कदर कोशिश हमने की है, क्या वो भूल जाने वाली बात है? ऐसी कोशिशों का कोई मतलब नहीं होता राजवीर जो नाकामयाब हो जाए। अगर माँ जी यहाँ नहीं आना चाहती तो हम कर भी क्या सकते हैं? तुमने देखा इस बात को लेकर पापा कितने दुखी हैं। हम जानते हैं कि पापा जी बहुत दुखी हैं और हमने इस बारे में माँ जी से बात भी की थी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा प्रदीप जी माँ जी को समझा रहे थे कि वो इस घर में वापस ना जाए। रागिनी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि माँ के घर ना आने के पीछे माँ की मर्जी नहीं बल्कि और लोगों का हाथ है। प्रदीप और आदित्य के बहकाने की वजह से ही माँ यहाँ आने का फैसला नहीं कर पा रही। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हम तो सिर्फ माँ जी को समझा सकते हैं ना राजवीर। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आदित्य बेटा, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैडम मैं सीएम निवास गया हुआ था, वहीं से आ रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि निधि शाम से कहीं बाहर गई हुई है और अब तक वापस नहीं आई है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कल मेरे बच्चों की शादी है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। कल सारे चेकअप और टेस्ट करने के बाद मैं फैसला ले पाऊंगा कि आपको डिस्चार्ज दिया जा सकता है कि नहीं। जिंदगी
मैडम निधि ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कह रही थी। हो सकता है वो ब्यूटी पार्लर चली गई हो, शायद वहीं उसे देर हो रही है। अरे पर ब्यूटी पार्लर गई है तो फोन तो कर देती हमें। हम कब से उसके फोन पे रिंग बजाए जा रहे हैं, घंटी बज रही है वो उठा नहीं रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप उसे फोन लगा रही हैं और वो फोन नहीं उठा रही। वही तो कह रहे हैं हम कि ब्यूटी पार्लर में है तो फोन तो उठा सकती है ना। हम कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ। आप बेवजह परेशान हो रही है मैडम। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने मोबाइल अपने पर्स में रख दिया हो, पर्स कहीं और हो, इसकी वजह से मोबाइल पे घंटी बजी भी हो तो उसने सुनी ना हो। आप परेशान मत होइए, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है और उसे लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, आसपास के सारे ब्यूटी पार्लर में देख लेना और जैसे ही पता लगे हमें फोन कर देना। बहुत परेशान है हम। ठीक है मैडम। हाँ दीदी बोलो। प्रदीप जी, वो तो अभी तक यहाँ भी नहीं पहुंची। मैडम इस बात को लेकर परेशान है कि वो कहाँ रह गई। वहां नहीं पहुंची तो कहाँ गई है? देखो तुम एक काम करो, वहां तुम्हारे आदमी तो है ना? हाँ, सजावट के लिए जिन लोगों को भी बुलाया है वो मेरे आदमी है। वो तुम्हारे इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है ना? हाँ प्रदीप जी, मेरे आदमी है, वो मेरे कहने पर कुछ भी करेंगे। तो ठीक है, उनमें से कुछ लोगों को घर के बाहर लगाओ और ये ध्यान रखो कि निधि विधायक निवास में ना पहुंचे, और अगर वहां तक पहुंच भी जाए तो वो अंदर ना जा सके। उसे किसी भी हाल में बाहर ही रोक दो। तुम जाकर उसे ढूंढो और सबसे जरूरी है उसका पता लगाना। ठीक है, इस बात का अरेंजमेंट तो मैं कर ही लूँ। बाय। कुछ तो बात है गौरव, लड़की रास्ते पर बेहोश मिली, मतलब कोई तो हादसा हुआ है, इसीलिए अभी तक होश में भी नहीं आई। मैं एक काम करता हूँ, आदित्य को फोन लगाकर कम से कम उसे ये तो बता दूं कि उसकी निधि उसकी होने वाली पत्नी हमारे घर पर पड़ी। राइट, और कोई पहचाने या नहीं, हमने तो पहचान लिया। तुम आदित्य को फोन करो और बोलो कि निधि यहाँ। आगे क्या करना है आदित्य ही बताए, और फिर हम जाकर मम्मी पापा को सच बता देंगे। ठीक है, मैं आदित्य को फोन लगा दूँ। अब कैसे लग रहा है मैडम आपको? रात को ठंड सी लग रही थी डॉक्टर साहब, फिर नर्स ने बताया 102 बुखार भी। ये बुखार और ठंड क्यों? फिर से सारे चेकअप करने पड़ेंगे, सारी टेस्ट फिर से करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब जो भी चेकअप करना है आज ही कर दीजिए ना, क्योंकि कल मेरे बेटे आदित्य की शादी है। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसकी शादी में जरूर रहूंगी। देखिए, अब आपको उनके बारे में नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। नहीं डॉक्टर, वो आप आदित्य को नहीं जानते। अगर मैं शादी में नहीं गई तो वो शादी से इनकार कर देगा। कल प्लीज मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए ना। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, और बुखार की हालत में हम आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकते। सुबह तक बुखार ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? हाँ, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि बुखार आखिर हुआ क्यों। डॉक्टर साहब, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी,
कल मेरे बच्चों की शादी और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। माफी चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, ना ही रिस्क ले सकता हूँ। देखिए, कल सारे चेकअप और टेस्ट करने के बाद मैं फैसला ले पाऊंगा कि आपको डिस्चार्ज दिया जा सकता है कि नहीं। मैं इस बारे में माफी मांगूंगा आपसे। नर्स, ये सारे टेस्ट कल सुबह से पहले हो जाने चाहिए और इनकी रिपोर्ट्स मेरे चैम्बर में। यस डॉक्टर। ओके मैडम, थैंक यू। जी राकेश जी, कहिए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था कि आपकी गाड़ी कहीं उन्हें लावारिस हालत में खड़ी मिली है। जिंदगी प्रदीप और आदित्य के बारे में जो भी आपके सामने आया है, अब वो सब जने जानते हैं कि इन घोटालों के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। अगर मैं राजवीर की बात को भूल भी जाऊं तो ज्योति के दावों को नहीं भुलाया जा सकता जिसने सब कुछ सुना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई करनी है वो जल्दी करनी होगी। सबूतों के आधार पर अगर कार्रवाई करने की बात है तो पता नहीं हम सही समय पर कार्रवाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतनी कम समय में हमें सबूत मिल जाएं, इसकी उम्मीद बहुत कम है। क्यों ना हम इस बारे में मेघना जी से बात करें? नहीं महासचिव जी, इस बात का कुछ और भी लगाया जा सकता है और कहीं मेघना जी ये ना समझ बैठे कि हम इस शादी को रोकना चाहते हैं। बात तो आपकी भी ठीक है, मगर हमें करना क्या चाहिए? मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से छानबीन करने का आदेश दिया है कि कहीं कोई लापरवाही ना होने पाए। जल्दी जल्दी इस मामले से जुड़े हुए सारे सबूत ढूंढे जाएं। पर अभी तो आप कह रहे थे कि सबूत इतनी जल्दी हमारे हाथ लगेंगे नहीं। बिल्कुल देवव्रत जी, इन्होंने अब तक अपने आप को सबकी नजरों से बचा कर रखा था और अपने बचने के सारे उपाय भी कर रखे होंगे। इनके खिलाफ सबूत इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। जय हिंद सर। पुलिस को रोड पर एक लावारिस गाड़ी खड़ी मिली है और वो गाड़ी माननीय कार्यकारी मुख्यमंत्री जी के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। क्या? ठीक है, आप आगे की कार्रवाई करो, मैं देखता हूं। क्या हुआ गृह मंत्री? कमिश्नर साहब का फोन था, उन्हें मुख्यमंत्री जी की गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। मुझे मुख्यमंत्री जी से बात करनी है। जी राकेश जी, कहिए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था कि आपकी गाड़ी कहीं उन्हें लावारिस हालत में खड़ी मिली है। ये क्या कह रही हैं आप? कल निधि की शादी है और अचानक निधि कहाँ जा सकती है? हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि निधि को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। मैं भी यही सोचता रहता हूँ, अगर उसे राजनीति में आना था तो उसने शारदा के सामने ये बात क्यों नहीं रखी? और एक बात तुम्हारे दिमाग से उतरने मत देना कि अगर तुम्हारी जुबान खुली और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगने की नौबत आई तो सबसे पहले तुम्हारी मां मरेगी।